नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM। मैं हूं आपके साथ सिमरन। महाराष्ट्र में चुनावी नतीजे घोषित हुए 3 दिन से ज्यादा का वक्त बीत चुका है, लेकिन अभी तक महायुति में मुख्यमंत्री चेहरे को लेकर के खींचतान जारी है। महायुति गठबंधन में भाजपा ने सर्वाधिक सीटें हासिल की हैं। ऐसे में इस बात की पूरी संभावना है कि मुख्यमंत्री का चेहरा भी बीजेपी के खेमे से ही होगा। लेकिन अब इस बात पर उसके सहयोगी दल यानी कि अजित पवार और एकनाथ शिंदे की कितनी हामी होगी, ये देखने वाली बात होगी। फिलहाल वर्तमान बयानों और प्रतिक्रियाओं को देखकर तो ऐसा लगता है कि शायद अजित पवार का हाथ बीजेपी के साथ है। अजित पवार और उनकी पार्टी की तरफ से जैसे बयान निकल के सामने आ रहे हैं, उससे तो यही समझ में आ रहा है कि अजित पवार की एनसीपी ने इस बात पर सहमति जता दी है कि उन्हें भाजपा का मुख्यमंत्री मंजूर है। लेकिन पेंच अजित पवार नहीं, बल्कि एकनाथ शिंदे की वजह से फंसा हुआ है, क्योंकि अभी तक महायुति के मुख्यमंत्री रहे एकनाथ शिंदे के नेतृत्व में ही महायुति के चुनावों में फिर शानदार जीत हासिल हुई। ऐसे में अब सफलता हासिल करने के बाद भी मुख्यमंत्री की कुर्सी छोड़ना किसी के लिए आसान नहीं होगा। लेकिन मौजूदा परिस्थितियों को देखते हुए ऐसा लगता है कि शिंदे को ऐसा करना ही पड़ेगा। फिलहाल तो एकनाथ शिंदे ने मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया है, लेकिन महायुति की ओर से अभी सरकार बनाने का दावा पेश नहीं किया गया है। वजह यह है कि शिंदे ने इस्तीफा भले ही दे दिया हो, लेकिन कहीं ना कहीं उन्हें सीएम कुर्सी जाने की कसक जरूर है और वो अभी भी कोई ना कोई दांव पेच सोच रहे होंगे। लेकिन फिलहाल अगर मौजूदा परिस्थितियों को आंकने का प्रयास किया जाए तो देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री कौन की रेस में आगे निकलते दिख रहे हैं। हालांकि सवाल ये भी खड़ा होता है कि अगर देवेंद्र फडणवीस ही भाजपा की पसंद है तो नतीजों में बीजेपी की सबसे बड़ी पार्टी बनने के तुरंत बाद ही उनके नाम का ऐलान बीजेपी को कर देना चाहिए था ना। ये इतने दिनों तक इंतजार क्यों करना पड़ रहा है? या भाजपा खुद देवेंद्र फडणवीस को मुख्यमंत्री बनाने के बारे में संतुष्ट नहीं है, या फिर देवेंद्र फडणवीस भविष्य को देखते हुए बीजेपी के सांचे में फिट नहीं बैठ रहे हैं? आखिर क्या बात है जो भाजपा को देवेंद्र फडणवीस को महाराष्ट्र के अगले मुख्यमंत्री के रूप में ऐलान करने से रोक रही है? दरअसल देवेंद्र फडणवीस को मुख्यमंत्री बनाना भाजपा के लिए एक दोधारी तलवार वाला फैसला हो सकता है। बेशक देवेंद्र फडणवीस महाराष्ट्र में भाजपा के सबसे लोकप्रिय चेहरों में से एक है और इस जीत में उनकी अहम भूमिका है, लेकिन कहीं ना कहीं कुछ ऐसी बातें भी हैं जो देवेंद्र फडणवीस को मुख्यमंत्री बनाने से भाजपा के लिए मुश्किलें खड़ी कर सकती हैं। देवेंद्र फडणवीस और मुख्यमंत्री की कुर्सी में उनका ब्रह्मांड होना भी एक रोड़ा अटक रहा है। ये सर्वविदित है कि सियासत में योग्यता से ज्यादा तरजीह सोशल इंजीनियरिंग को दी जाती है। कोई भी राजनीतिक दल हो, किसी भी पद पर किसी को बैठाते समय सोशल इंजीनियरिंग और जातीय समीकरण का पूरा ध्यान रखता है। भाजपा भी इससे अछूती नहीं है, चाहे मध्य प्रदेश हो, राजस्थान हो, फिर हरियाणा हो। बीजेपी ने मुख्यमंत्री चुनने में अपनी सोशल इंजीनियरिंग का पूरा ध्यान रखा है और उसी के हिसाब से इन राज्यों में मुख्यमंत्रियों का चयन किया है। ऐसे में अब महाराष्ट्र में भी बीजेपी इसे साधने में कोई चूक नहीं करना चाहती है। अगर बात देवेंद्र फडणवीस की करें तो फडणवीस ब्राह्मण समाज से आते हैं, लेकिन अगर महाराष्ट्र को देखें तो महाराष्ट्र की सियासत में ओबीसी एक प्रमुख भूमिका निभाते हैं। महाराष्ट्र में सबसे अधिक तकरीबन 38% की करीब ओबीसी आबादी है, जिसमें मुस्लिम ओबीसी भी शामिल हैं। इसके अलावा ओबीसी जातियां कुंबी, माली, धनगर, बंजारा, लोहार, तेली, धुमंतु, मुन्नार कापू, तेलंगी, पिंटारिड्डी और विभिन्न गुर्जर जातियां हैं। इस तरह ओबीसी में करीब 356 जातियां शामिल हैं। ऐसी परिस्थिति में आप खुद समझ सकते हैं कि महाराष्ट्र के लिहाज से ओबीसी कितना मायने रखता है। ऐसे में जब विपक्ष खासकर राहुल गांधी लगातार जाति जनगणना की बात कर रहे हो और भाजपा पर ओबीसी समुदाय को बरकरारी की हिस्सेदारी ना देने का आरोप लगा रहे हो, तब एक बार ओबीसी बाहुल्य प्रदेश में ओबीसी को नजरअंदाज करना भाजपा के लिए मुश्किलें खड़ी कर सकता है। ब्राह्मण समाज से आने वाले देवेंद्र फडणवीस को ओबीसी पर अगर बीजेपी तरजीह देती है तो बेशक राहुल गांधी समेत पूरे विपक्ष को एक बार फिर बीजेपी को घेरने का मौका मिल जाएगा और वो दलित ओबीसी की बजाय अपर कास्ट को महत्व देने का बीजेपी पर आरोप मढ़ने लगेंगे। इसीलिए बीजेपी देवेंद्र फडणवीस के नाम का ऐलान करने में थोड़ा झिझक रही है। इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए बीजेपी इस बात से अच्छे से वाकिफ है कि सरकार का चेहरा ओबीसी हो तो ज्यादा बेहतर है। भाजपा सरकार ने राष्ट्रपति और राज्यपालों तक की नियुक्तियों में भी पिछड़े, दलित और एससी को तवज्जो दी है। देवेंद्र फडणवीस को ऐसे समय में सीएम बनाने की बात हो रही है जब राहुल गांधी जाति जनगणना को लेकर के अभियान चलाए हुए हैं। कांग्रेस लगातार ये कह रही है कि बीजेपी सर्व
सवर्णों और अमीरों के हितों का ख्याल रखने वाली पार्टी है। इसके साथ ही उनकी जितनी आबादी उसकी उतनी हिस्सेदारी की बात भी हो रही है। ऐसी दशा में महाराष्ट्र जैसे राज्य में बीजेपी अगर एक ब्राह्मण को मुख्यमंत्री बनाती है तो इसका नैरेटिव निश्चिंत ही गलत जाएगा, जो आने वाले वक्त में बीजेपी के लिए मुश्किलें तो खड़ी ही करेगा, साथ ही विपक्ष को बैठे बिठाए एक मुद्दा भी दे देगा। अभी कुछ महीनों बाद ही बिहार और दिल्ली में चुनाव होने वाले हैं। बिहार में पार्टी का ओबीसी चेहरा दिखा करके ही सफलता दर्ज की जा सकती है और इस बार बिहार बीजेपी के लिए बहुत चुनौतीपूर्ण होने वाला है। वहीं बीजेपी अगर किसी ओबीसी को सीएम बनाती है तो विपक्ष को भी जवाब दे सकती है, लेकिन अगर भाजपा महाराष्ट्र में देवेंद्र फडणवीस को सीएम बनाती है तो बिहार में बीजेपी के खिलाफ ये नैरेटिव सेट किया जाएगा कि वोट पिछड़ों का लेकर एक ब्राह्मण की ताजपोशी की गई। लेकिन इसमें कोई दो राय नहीं है कि जिस तरह का जनादेश बीजेपी को मिला है उससे ये तो जाहिर है कि ओबीसी ने भी बीजेपी को ही चुना है। ऐसे में इतने के बाद भी अगर ओबीसी को किनारे किया जाता है तो समाज में एक तो मैसेज गलत जाएगा, साथ ही विपक्ष को भी एक बहुत बड़ा मुद्दा मिल जाएगा। ओबीसी के अलावा महाराष्ट्र में मराठा एक बड़ी भूमिका में रहते हैं। मराठाओं को नजरअंदाज करना महाराष्ट्र में संभव तो बिल्कुल भी नहीं है। महाराष्ट्र में 28% के करीब मराठा समुदाय हैं, जो करीब 150 सीटों पर हार जीत तय करते हैं। राज्य में कुल 18 मुख्यमंत्रियों में से 10 मराठा समुदाय के रहे हैं, जिसमें निवर्तमान सीएम एकनाथ शिंदे भी शामिल हैं। 288 विधायकों में से 160 विधायक मराठा समुदाय से थे। लोकसभा चुनाव में भी आधे से ज्यादा मराठा सांसद जीतकर आए हैं। ऐसे मराठाओं को कोई भी दल जो है वो दरकिनार नहीं कर सकता। भाजपा से आरक्षण को लेकर चल रहे आंदोलन के चलते मराठा नाराज थे, जिसके चलते लोकसभा चुनाव में बीजेपी को भारी नुकसान उठाना पड़ा था और कांग्रेस शरद पवार को लाभ मिला था। मराठा इलाकों में बीजेपी का सूपड़ा साफ हो गया था। इसके पीछे मराठाओं की नाराजगी केवल और केवल देवेंद्र फडणवीस से थी। मराठा आरक्षण आंदोलन के नेता मनोज जारंगे पाटिल जिस तरह से देवेंद्र फडणवीस का विरोध करते हैं वो किसी से छिपा तो है नहीं। मनोज जारंगे पाटिल लगातार ये कहते रहते हैं कि देवेंद्र फडणवीस के चलते ही मराठा आरक्षण लागू नहीं हो सकता। हालांकि देवेंद्र फडणवीस की ओर से लगातार ये दावा किया जाता रहा है कि केवल उन्हीं के कार्यकाल में मराठाओं को आरक्षण देने की कोशिश की गई, लेकिन इतना तो तय है कि मराठाओं और फडणवीस के बीच ऑल इज वेल नहीं है। कुछ तो महाराष्ट्र की सामाजिक पृष्ठभूमि भी ऐसी है कि ब्राह्मणों से मराठों के संघर्ष का इतिहास रहा है। जैसे राजस्थान में राजपूत और ब्राह्मणों में हमेशा बेहतर संबंध रहा है। राजपूतों ने भी ब्राह्मण नेताओं का विरोध नहीं किया, पर महाराष्ट्र में बिल्कुल ऐसा नहीं हुआ है। क्योंकि मराठाओं की बहुत सी जातियां ओबीसी भी हैं, इसलिए ब्राह्मण विरोध का दायरा जो है वो यहाँ और बढ़ जाता है। ऐसे में अगर देवेंद्र फडणवीस को एक मराठा यानी कि एकनाथ शिंदे को हटा करके सीएम की कुर्सी पर लाया जाता है तो इसमें कोई संदेह नहीं है कि बीजेपी को एक बार फिर से मराठों के विरोध का सामना करना पड़ सकता है। दूसरे पार्टी के भीतर भी देवेंद्र फडणवीस ने कई मराठी और ओबीसी नेताओं को अपना दुश्मन बना रखा है, जो कभी नहीं चाहेंगे कि देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री के रूप में अपना कार्यकाल पूरा करे। इस तरह पार्टी में अंतर्कलह की स्थिति लगातार बनी रहेगी, जो कि शायद बीजेपी नहीं चाहती है। इसीलिए फडणवीस के नाम पर अब तक मोहर नहीं लग पाई है। देवेंद्र फडणवीस के सीएम पद की राह में एक रोड़ा कहीं न कहीं महायुति गठबंधन में बैठे और प्रदेश के पूर्व सीएम एकनाथ शिंदे भी हैं। बेशक नतीजों के बाद से महायुति में काफी एकता देखने को मिल रही है और तीनों दलों के प्रमुख यानी कि एकनाथ शिंदे, देवेंद्र फडणवीस और अजित पवार अक्सर एक साथ ही देखे जा रहे हैं, लेकिन अक्सर जो दिखता है वो ऐसा होता तो है नहीं। ऐसे में एक साथ दिखने का मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि सीएम कुर्सी जाने पर एकनाथ शिंदे को दुख नहीं होगा या उन्हें बुरा नहीं लगेगा। ताज़ा नतीजों के बाद एकनाथ शिंदे 57 सीटें जीतकर पूरे विपक्ष यानी कि महाविकास आघाड़ी के तीनों दलों की कुल सीटों से भी ज्यादा पर हैं, जबकि अजित पवार के पास भी 41 विधायक हैं। ऐसे में पिछले 5 साल में जिस तरह की राजनीति महाराष्ट्र में देखने को मिली है और जो कुछ हुआ है, इसका लब्बो बुआन ये है कि कुर्सी के लिए यहाँ कुछ भी हो सकता है। अब अगर सिर्फ अजित पवार के भरोसे बीजेपी रहती है तो उनकी बेवकूफ़ी ही ये कही जाएगी, क्योंकि जो अजित पवार अपने उन चाचा के नहीं हुए वो क्या ही बीजेपी के होंगे। वहीं अगर बीजेपी एकनाथ शिंदे को नाराज करके देवेंद्र फडणवीस को सीएम बना देती है तो महाराष्ट्र में एक बार फिर से असंतुष्टों वाला माहौल बन जाएगा। भाजपा अभी भले सरकार बना ले, लेकिन उसकी सरकार को इस बात का डर हमेशा रहेगा कि शिंदे और अजित पवार एक होकर कभी भी बीजेपी के साथ खेला कर सकते हैं, क्योंकि दोनों ही पदों के लालच में अपने
को ही उन्होंने धोखा दिया है। और ऐसी परिस्थिति में देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री बनकर भी एक कमजोर मुख्यमंत्री ही साबित होंगे, जो ना तो बीजेपी चाहेगी और ना ही देवेंद्र फडणवीस, क्योंकि जिस तरह की परिपाटी भाजपा ने सेट की है उस लिहाज से महाविकास अघाड़ी भी अगले 5 साल तक हर तिगड़म भिड़ाने की फिराक में रहेगी। एमवीए हर रोज रास्ता देखेगी कि किस तरह शिंदे और अजित को सरकार से तोड़ा जा सके, बाकी महाराष्ट्र की सियासत में अगला खेल किया जा सके। अगर शरद पवार चाहें तो फिर से अपने भतीजे के साथ मिलकर कभी भी खेल कर सकते हैं। उन परिस्थिति में शिंदे की नाराजगी को कैश कराने की एमवीए कुछ भी करने को तैयार हो सकती है। और अगर एकनाथ शिंदे के 57, अजित पवार के 41 और एमवीए के 46 विधायक मिल जाते हैं तो यह आंकड़ा 144 पर पहुंच जाएगा, जो 288 विधायकों और सदन के बहुमत से केवल 1 अंक कम है। ऐसी परिस्थिति में इस बात की पूरी संभावना है कि महाराष्ट्र की सियासत में खेला फिर से हो सके। इसीलिए बीजेपी कहीं ना कहीं देवेंद्र फडणवीस के नाम का ऐलान करने में ठहर रही है। ये वो कारण है जो भाजपा के जहन में लगातार घूम रहे होंगे और शायद इसी वजह से सीएम की रेस में सबसे आगे होते हुए भी देवेंद्र फडणवीस के नाम पर बीजेपी मोहर नहीं लगा पा रही है। लेकिन देवेंद्र फडणवीस को किनारे करना भी बीजेपी के लिए बिल्कुल भी आसान नहीं है, क्योंकि उनके ऊपर संघ का हाथ है। यही कारण है कि नतीजे घोषित होने के 3 दिन से अधिक बीत जाने के बाद भी भाजपा अब तक महाराष्ट्र में नए मुख्यमंत्री का ऐलान नहीं कर पाई है। देखना है कि बीजेपी कब तक किसी नतीजे पर पहुंचती है। इस खबर में बस इतना ही। आप देखते रहें 4 PM। धन्यवाद।